ओके, सो विल स्टार्ट 2015 पेपर 1 केमिस्ट्री। जे एडवांस का 2015 पेपर है, पेपर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन, इट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर m इज। तो देखो इस कंपाउंड को भी अगर आप चाहो तो पहचान लो, कैम्फर का स्ट्रक्चर गिवन है एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। उन्होंने लेक्चर पढ़ते टाइम भी इस चीज को सीखा हुआ है। तो अगर आप केवल स्ट्रक्चर पर ध्यान दो तो यू कैन सी इट हैज 2 पैरेलल सेंटर्स। और अगर आपने 2 पैरेलल सेंटर देख के आप फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आप सर्टेनली क्वेश्चन रॉन्ग कर जाओगे। बिकॉज द रीजन इज कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर पहले इसका थोड़ा ड्रॉ करके समझाऊँ, ये क्वेश्चन अगर आपको सीधा अपना तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो उसका 2। बट अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें देखिए एक CH3 लगा हुआ है, इधर वाली साइड पे ये दूसरी वाली वैलेंसी है इसकी, यहाँ पे एक H होगा, वो आप अपने आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे CH3 है आपके पास, ये दोनों CH3 और नीचे वाली पोजीशन पे एक वैलेंसी H बनी हुई है। ओके, यहाँ तक समझ आया? तो अब देखो, अगर हमने इसका सिस फॉर्म बनाया, यहाँ पे H लिख के इसका सिस फॉर्म बनाया है, तो ये प्लस इसकी मिरर इमेज तो डिफरेंट होगी, ये 2 आइसोमर हो गए। अब आप देखो इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं। ट्रांसफॉर्म ऑफ above molecule is not possible। मतलब रूल के हिसाब से बनना चाहिए, बट स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन की वजह से इसकी ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर H और CH3 आप ऑपोजिट डायरेक्शन रखेंगे तो जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है उसको टर्न होकर S की तरह जाना पड़ेगा। मतलब अगर खाली सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ करके दिखाऊं तो इट मस्ट बी लाइक कि ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे टर्न होकर नीचे जुड़ना चाहिए आके। तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड में इतना ट्विस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस वे इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसका ट्रांसफॉर्म बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये ट्विस्ट होके बॉन्ड जाए तब ये H ऊपर आ सकता है और CH3 नीचे आ सकता है। तो आप जानते हो कि ब्रिज हेड कार्बन में ऐसे इतनी ट्विस्टिंग S नहीं बन सकता, सो दैट वे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हमेशा सिस फॉर्म बनाएगा, उसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो उसके जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो केवल 2 होंगे, तो इसका आंसर 2 लिखेंगे, राइट। और उन्होंने अपने लेक्चर पढ़ते टाइम इस चीज़ को सीखा हुआ है, बहुत रूटीन क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत अवेयर रहा जाता है। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ N। तो N में आपको पता है कि जो फॉर्म है वो फिनॉल फॉर्म है। NaOH से रिएक्ट करेंगे तो अपना H प्लस लूज करके फिनॉक्साइड आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स लिख डालने हैं। तो सीक्वेंस से लिखते चले जाना, टोटल 9 स्ट्रक्चर्स विल बी पॉसिबल। ओके, आप ड्रॉ कर लो, ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। तो these will be your total 9 resonating structures, you just count them। और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में उसको भी इंक्लूड किया जाता है जिसका आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज आल्सो इंक्लूडेड, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए कोई रिपीट नहीं है और सब डिफरेंट फॉर्म बने हुए हैं और कोई छूटा नहीं है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 9। इज इट ओके? नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2O3। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए केवल। N2O3 का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, दिस इज द फॉर्म। और दोस्तों सिमेट्रिकल फॉर्म भी होता है, बट सिमेट्रिकल फॉर्म इसका कम स्टेबल होता है। तो अगर कभी भी N2O3 का स्ट्रक्चर बोलेंगे तो इट्स अनसिमेट्रिकल फॉर्म इज मोर स्टेबल। बस अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 8। उसका आंसर जो है 8 रिपोर्ट कर देंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन
For an octahedral complex of Fe 3 plus in SCN minus and CN minus लिखें तो देखो Fe3 plus जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब SCN माइनस जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, कोई सल्फर डोनर है, और CN माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद पूछा था डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड बोहर मैग्नेट्रॉन व्हेन अप्रॉक्सीमेट टू द नियरेस्ट इंटीजर लिखना है आपको। तो जो Fe3 plus के लिए SCN माइनस लिगेंड लेंगे तो उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब CN माइनस लिगेंड लेंगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो पहले केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी √35 बोहर मैग्नेट्रॉन, और दूसरे केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज √3 ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ से जो डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस इन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी the difference in magnetic moment will be 6.93 no 5.92 माइनस 1.73 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 के ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए इस चीज़ को एक बार। 6.92 6.91 कुछ भी लिख लो राउंड ऑफ में, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास का आंसर आएगा। नियरेस्ट इंटीजर विल बी 4, उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे 4। Now to the next question. Next question is given among the triatomic molecules BeCl2, N3 minus, N2O, N2O, NO2, O3, SCl2, ICl2 minus, I3 minus and XCF2, the total number of linear molecules where the hybridization of the central atom does not have contribution from d orbital. तो आप जानते हो लीनियर ज्योमेट्री दो तरीके से लाई जा सकती है, एक sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से लीनियर आ सकता है और एक sp3d में भी लीनियर आ सकता है। तो उसने बोला हुआ है ऐसे वाले लीनियर केस लिखने हैं जिसमें d ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ना हो, मतलब sp3d वाले लीनियर नहीं लिखने हैं। बस फटाफट इनके सबके हाइब्रिडाइजेशन लिख डालो लाइन से, आपको समझ आ जाएगा। BeCl2 will be sp linear, BeCl2 will be sp linear। इसके बाद N3 माइनस लिखेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp आएगा, ये भी लीनियर। उसके बाद N2O ड्रॉ करेंगे तो ये भी वही सेम चीज़ sp लीनियर। इसके बाद NO2 प्लस बनाओगे तो ये भी sp लीनियर ही आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कर लो, जहाँ पे भी कंफ्यूज आएगा वहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो sp लीनियर। इसके बाद O3 बनाएंगे तो ये sp3 बेंट आएगा, दिस इज बेंट शेप। इसके बाद SCl2 बनाएंगे अगर हम तो SCl2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर, तो उसमें तो ये भी बेंट स्ट्रक्चर बनेगा SCl2 लाइक दिस, 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, दिस इज ऑल्सो बेंट। देन कम्स ICl2 माइनस, ये आपका sp3d लीनियर होगा। then I3 minus is also sp3d linear and XeF2 is also same case sp3d linear। ठीक है, अगर ऐसे देखो तो टोटल लीनियर केस जो है वो हमारे पास 7 है, बट हमें वो वाले लीनियर केस नहीं काउंट करने हैं जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो मतलब लास्ट वाले 3 केस छोड़ देने, तो इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे 4। ध्यान से देख लो 1 2 3 4, 4 लीनियर केस मार्क करने हैं जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखो गिवन है नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9 व्हाइल द डिजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस इज। यहाँ देखो ध्यान ये देना है कि जो H माइनस है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, H जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बोहर मॉडल के हिसाब से लिखेंगे, और H माइनस जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। गलती से भी इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक मत समझ लेना। H माइनस इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अफबाउ प्रिंसिपल से लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब
हाइड्रोजन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3, और n इक्वल टू 3 के लिए अपने पास जो ऑर्बिटल आएंगे दैट इज 3s. सो आवर ऑर्बिटल्स विल बी 3s, 3p, 3d. इन सब की एनर्जी सेम होगी, तो एक ऑर्बिटल 3s का, 3 ऑर्बिटल 3p के और 5 ऑर्बिटल 3d के. ये टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे जो इक्वल एनर्जी के हैं. 9 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. ठीक है. अब यही काम H माइनस के लिए कर लो. H माइनस का एनर्जी लिखेंगे तो इट इज 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी होगा. तो अब इसका देखो, ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट और ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ये हुआ ग्राउंड स्टेट और ये हुआ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो 2p सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो इसकी डीजनरेसी अगर लिखेंगे तो डीजनरेसी मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. तो डीजनरेसी ऑफ 2p अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट करेंगे हम 3. क्लियर. क्योंकि आपसे पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी 9 है, तो H माइनस की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी रिपोर्ट करनी है, सो इट विल बी 3. Okay, so move to the next question. Next question is given all the energy is released from the reaction X gives Y. Delta G naught is given used for oxidizing M plus to M3 plus 2 electron, this is E naught. Under standard conditions, number of moles of M plus oxidized when 1 mole of X is converted to Y. तो आपको देखो एक लेवल की एनर्जी पता चल गई है और दूसरे पे वही एनर्जी यूज कर लेनी है. तो हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट. तो उसने बोला हुआ है कि x से y कन्वर्ट करने के लिए all the energy released from the reaction of x to y is minus 1 is used for oxidizing m plus to m3 plus with 2 electrons is E naught is given. Under standard conditions, the number of m plus oxidized when 1 mole of x is converted to y. तो अगर 1 मोल x को y में कन्वर्ट किया हुआ है तो जो एनर्जी हमारे पास आएगी डेल्टा जी नॉट वो हो गया माइनस 193 किलो जूल पर मोल. वो 193 किलो जूल ही हो गया क्योंकि 1 मोल ही ले रखा है आपने. अब जो हमारे पास M प्लस है उसको M3 प्लस में हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं. सर एनर्जी रिलीज तो डेल्टा एच होगी. हाँ, वो गैस फ्री एनर्जी है, मतलब उसको डायरेक्टली वही वैल्यू लिखो. स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी क्या है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन. नहीं तो एनर्जी का फॉर्म तो वो भी है. ठीक है. सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट लिख लो. ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 48.25 किलो जूल. तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास वो 193 किलो जूल है और 1 मोल एफ एम एम टू प्लस को एम थ्री प्लस में कन्वर्ट करने के 48.25 किलो जूल रिक्वायर्ड है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज्ड अगर निकालना है तो ये वैल्यू 193 बाई 48.25 कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा. ठीक है. Then the next question is, it's given in the freezing point of 0.01 molar aqueous solution of cobalt 3 chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is minus 0.0558 degrees Celsius. The number of chloride in the coordination sphere of the complex. तो यहाँ पे पहले बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लो. तो फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम अप्लाई करते हैं. सो डेल्टा टी एफ इज 0.0558 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई के एफ इज 1.86, मोलरिटी इज 0.01. यहाँ से आई की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब कॉम्प्लेक्स में देखो कोबाल्ट 3 प्लस लिखा हुआ है तो इससे समझ में आ रहा है कि 3 क्लोराइड आयन होंगे. तो CONH3 होल X Cl3 इस टाइप का फॉर्मूला होगा और इसको हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है जिससे 3 आयन प्रोड्यूस हो. वी कैन राइट CONH3 होल X और 3 आयन बनाने तो एक ब्रैकेट के अंदर Cl करो और 2 Cl2 बाहर करो.
इट विल प्रोड्यूस 3 आयंस। अगर इसको आयनाइज करके लिखेंगे तो इट विल फॉर्म CO NH3 होल्स XCl2 प्लस 2Cl माइनस। उसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो आंसर 1 हो जाएगा इसका। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखो सिर्फ एक ही वाला Cl है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1। 2 क्लोराइड आयन बनेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, then to the next question. Now it is a multi-correct questions. It's given compound that on hydrogenation produces optically inactive compound is R. तो इनका हाइड्रोजनेशन करा दो पहले, और हाइड्रोजनेशन के बाद प्रोडक्ट लिखो पहले। तो अगर ए का हाइड्रोजनेशन कराएंगे हम, ये आउटकम आएगा। ये कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव। इसके बाद बी का हाइड्रोजनेशन कराएंगे अगर हम, अब देखो दोनों तरफ C2H5 आ गया है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंपली हाइड्रोजनेशन कराते हैं, जो अब कायरल सेंटर देखो, काम बात समझ में आ जाएगी। सी वाले ऑप्शन में भी देखो यही चीज़ करेंगे। तो अगर इसका रिडक्शन कराएंगे आप, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अभी ये कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। एंड सिमिलरली डी ऑप्शन का रिडक्शन कराएंगे, दिस विल फॉर्म, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया क्योंकि दो वैलेंसी सेम हो गई। तो उसके बेसिस पे अगर इसका आंसर लिखेंगे तो आपसे ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म पूछे गए, तो इसका आंसर हो जाएगा BND। तो हाइड्रोजनेशन के बाद BND जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, सो आंसर मस्ट बी BND। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इट्स गिवन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो आपको देखते ही पहले क्लिक करना चाहिए। एक कार्बोनाइल ग्रुप ये है और एक कार्बोनाइल ग्रुप ये है, दोनों के पास अल्फा H है और हमने बेस ले रखा है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो बस सबसे पहला स्टेप क्या सोचना होगा, अल्फा H से स्टार्ट करो प्रोसेस। तो अब आप ध्यान से देखो कि अगर हम अल्फा H पहले काउंट मार्क कर लेते हैं जरा एक बारी। तो इफ़ यू मार्क अल्फा H, एक अल्फा H देखो ये है, एक अल्फा H देखो ये है, एक ये है, एक ये लोकेशन है और एक ये लोकेशन है। तो अब देखो अगर हम इस वाले अल्फा H से इस वाली साइड पे अटैक करेंगे, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रही है, मतलब ये मोस्ट प्रिफर्ड है। उसके बाद 3 नंबर से अगर 6 नंबर पर अटैक करेंगे तो रिंग साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 वाले से अगर 2 पे अटैक करेंगे तो भी रिंग साइज छोटा आएगा। एंड लाइक वाइज हम चेक करते जाएंगे तो रिंग साइज सब छोटे होते जाएंगे। तो विल प्रीफर 6 मेंबर रिंग। तो इसलिए पॉसिबल अटैक जो होने वाला है देखो, तो ये वाला होने वाला है। ये आपका CH3, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ से कार्बोनाइन बनाना है और इस साइड पे अटैक करके 5 बॉन्ड शिफ्ट करा दीजिए सबसे पहले। ये आपकी देखो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये O माइनस। बाद में वाटर के लिए H+ दिया और उसके बाद H+ देके हीट कर दिया, तो डिहाइड्रेशन भी आसानी से हो जाएगा। तो फाइनली वाटर से रिएक्शन होने के बाद ये अल्कोहल फॉर्म हुई, विच इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल एल्डोल, और H+ हीट करने से डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बस ध्यान ये रखना होता है ये एल्डोल कंडेंसेशन वाला डिहाइड्रेशन है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना पड़ेगा। आप मोर स्टेबल एल्कीन नहीं बना सकते। दिस इज नॉट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता तो नो डाउट बी वाला आंसर बनता, बट इट इज नॉट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बिकॉज इट इज अ सक्सेसिव रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन
यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना था। अब देखो, जिसको ये सवाल जल्दी करना था उसके लिए पूरी बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि प्रोडक्ट जो मेजर बनेगा वो 6 मेंबर रिंग बन रही है, बस इतना चेक करा था हमने। तो आंसर ए और बी में से मार्क करना था, और आप सिर्फ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड चेक कर लेते तो बी ऑप्शन अपने आप रिजेक्ट हो जाता, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर ए लिख सकते थे। अब देखो, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, बट इसका आंसर ए ही लिखना पड़ेगा, यू कांट राइट एनी अदर आंसर। इवन इफ इट इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, विल राइट आंसर ए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि ऑर्गेनिक में हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, और तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो इवन इफ इट इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, विल गो फॉर आंसर ए। ऑल्दो अगर एल्डोल के बाकी प्रोडक्ट भी बनते हैं तो उन्हें ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि एल्डोल की रिलेटिव ईल्ड बहुत कम होती है, तो जो सिग्निफिकेंट ईल्ड में बनते हैं वो भी कंसीडर कर लिया जाता है। बट इफ यू ट्राई अदर ऑप्शंस तो वो नहीं बनेंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बारी करके, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में कार्बोनाइल की पोजीशन देखोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है। डी वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, बट आप उसको एक बार अटैक करा के देखोगे तो यूल रियलाइज कि वो कंपाउंड भी नहीं बन पाना है। ठीक है, डन। मेजर प्रोडक्ट के केस में 6 मेंबर रिंग को प्रेफरेंस देते हो, हमने इसका आंसर ए लिखा हुआ है केवल। इवन इफ इट इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, ओनली वन आंसर इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मतलब ये आईआईटी के पेपर्स का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, आपको वन इक्विवेलेंट एचबीआर अटैक कराना है। ठीक है, तो वन इक्विवेलेंट एचबीआर लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज नॉट गिवन इन द रिएक्शन, विल कंसीडर रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे इसमें 1,4 एडिशन काम करेगा, तो इसका आंसर हम लोग 1,4 एडिशन करा देंगे केवल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आप इसमें 1,4 एडिशन कराओ पहले। ये अपने पास पाई बॉन्ड है पहले, तो सबसे पहले एच बी आर का H+ आएगा हमारे पास। सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स एंड गिव्स इलेक्ट्रॉन टू दिस H+। तो इससे सबसे पहले गो में ये कार्बोकेटाइन बन रहा है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अगर किसी ने इसका दूसरा फॉर्म ट्राई किया, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये चीज़ चेक करी जाती है कि कहाँ से H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो अगर इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कराओगे तो इट विल फॉर्म दिस कार्बोकेटाइन। ओके, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो सेकेंड वाला कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो उसकी रेजोनेंस फॉर्म लिखेंगे, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, कार्बोकेटाइन इधर पहुंच जाएगा, और इस पर Br- का अटैक कराएंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बेसिस पे इसका आंसर डी बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब अगर इसमें हम लोग मेजर प्रोडक्ट से चले, क्योंकि क्वेश्चन में देखो फिर से वही चीज़ लिखी हुई है कि आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है, तो मेजर प्रोडक्ट में देखो, अगर कोई थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि वन इक्विवेलेंट एचबीआर दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हम 1,2 एडिशन भी सोच सकते हैं, 1,4 एडिशन भी सोच सकते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन होता है, हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन होता है। तो अगर हम इसका 1,2 एडिशन मार्क करते हैं तो उसका आंसर बी भी आ सकता था, बट चूंकि रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं गिवन है तो रूम टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, और रूम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की तरह ट्रीट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तो 1,4 एडिशन ही प्रेफर होगा, तो उसका आंसर केवल डी लिखेंगे। वेयर एज अदर ऑप्शंस में भी चेक करो कि अगर हमने जो पहला वाला कार्बोकेटाइन बनाया अगर उससे रिएक्शन लिखेंगे तो इसका आंसर ए बन जाता, और उसकी अगर रेजोनेंस फॉर्म लिख देते तो उससे आंसर सी भी बन जाता। अब आप ध्यान से देखो कि अगर हम मैकेनिज्म से रिएक्शन लिखें तो चारों ऑप्शन आपके बन जाएंगे, बट इसका आंसर केवल डी लिखना था। Even if it is a multi-correct question, you can't go for any other possible product except the major one, इसलिए इसका आंसर केवल और केवल डी लिखना था। Now to the next question. Next question is given. Structure of D plus glucose is given. Structure of L minus glucose is asked. इसमें भी देखो सेम प्रॉब्लम है, आपको ध्यान से देखो कि प्लस ग्लूकोज लिखा हुआ है और माइनस ग्लूकोज बनाना है।
तो मैंने आपको बताया था कि एनेंशियोमरिक पेयर लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, मिरर इमेज। देयर इज नो अदर वे, क्योंकि वो प्लस फॉर्म है कि माइनस फॉर्म है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। आप स्ट्रक्चर देख के बता ही नहीं सकते इनमें से कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। माइनस वाला स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसका एक ही रास्ता है, उसका मिरर इमेज बना दो बस। अब वो एल अपने आप बन जाएगा, ये कोइंसिडेंस है। तो आपको इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज चेक करनी है, तो आपका जो आंसर होगा वो उसकी मिरर इमेज होगी सीधे सीधे, क्योंकि प्लस फॉर्म दे रखा है यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म दी है, और आपको लेवो रोटेटरी बनाना है। तो डेक्स्ट्रो से लेवो बनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, मिरर इमेज बना दो। क्योंकि आपको अगर किसी एक कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन पता है तो आप केवल उसके इनैंशियोमर के ऑप्टिकल रोटेशन पर और कमेंट कर सकते हैं। बाकी सब एक्सपेरिमेंटल होता है, तो आप कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते उसके बारे में। ये आपका एल माइनस ग्लूकोज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी आंसर सिंगल ही आएगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि मल्टी करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि इनैंशियोमरिक पेयर यूनिक होता है। सो इवन इफ इट इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, इसके केस में भी सिंगल आंसर ही आने वाला है। आपको बस इसका इनैंशियोमरिक पेयर चेक करना है एंड योर आंसर विल बी ए। तो CHO H OH H CH2OH, तो इसका आंसर अपने हिसाब से ए बन जाएगा। आप मेरा इमेज चेक कर लो, मैंने ड्रॉ कर दी, इसको बस मैच करा लेना, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is given that the major product of the reaction is, तो इस क्वेश्चन में देखो हमने NaNO2 aqueous NaCl ले रखा है, तो इससे सबसे पहले N2 प्लस बनेगा। तो लेट मी राइट फर्स्ट, ये COH है, ये आपका N2 प्लस Cl माइनस फॉर्म बनी, और ये CH3, तो एक कार्बन ज़्यादा हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जो COOH ग्रुप है हमारे पास, वो यहाँ से NGP इफेक्ट अप्लाई करेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ऑक्सीजन पास माइनस चार्ज है, ये इस ग्रुप को लीव करा देगा पहले ही। सो दिस इज अ केस ऑफ SnNGP। क्योंकि देखो टेम्परेचर लो है, ध्यान से देखो, टेम्परेचर इज लो, एक्वस HCl है और NaNO2 HCl रखा है, तो इससे बेसिकली HNO2 फॉर्म होगा, डाइजोनियम सॉल्ट क्रिएट होगा। एक्वस फॉर्म है, वाटर है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन प्रेफर करेगी। और इसके बाद जब वाटर का अटैक होगा तो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन आएगा SnNGP की वजह से, और उसी रिएक्शन प्रोडक्ट की यील्ड हायर होगी, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। उसमें जो रिएक्शन SN1 या SN2 चलेगी उसका रिएक्शन यील्ड बहुत कम आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था SnNGP का रिएक्शन रेट अपने करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से 1000 गुने से भी ज़्यादा होता है। समटाइम्स इट इज 10⁴, 10⁵ टाइम्स हायर रेट। तो इस वजह से SnNGP जहाँ पे भी अप्लाई होती है उसका रिएक्शन रेट बहुत हायर आएगा। सो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन विल बी द आंसर। इसके बाद जब वाटर का अटैक होगा तो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन आएगा, तो उसका फाइनल आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा सी। और इसमें भी सिंगल आंसर लिखेंगे, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो रिटेंशन कॉन्फिगरेशन ही मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरी फॉर्म इसमें बनेगी ही नहीं। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा SnNGP की वजह से, तो इसका आंसर लिखेंगे सी। देखो सब क्रिटिकल ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल से चलना है। आप थोड़ा भी रूल से डेविएट हुए तो फिर आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसका आंसर हो गया सी। SnNGP का केस है, मल्टी करेक्ट में भी सिंगल आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि SnNGP यूनिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। इट्स गिवन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस इज आर। ये क्वेश्चन में देखो NCERT क्वेश्चन है, आपको मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इस चीज़ को मार्क करवाया था कि Cr3 प्लस और Mn3 प्लस का ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन। पहले केस में बोला Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसका लॉजिक लिखेंगे, तो Cr2 प्लस का कॉन्फिगरेशन इफ यू राइट इट इज 3d4। ठीक है, अब अगर ये Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कॉन्फिगरेशन 3d3 आ जाएगा, तो अपन इसको T2G3 EG0 फॉर्म लिख के हाफ फील्ड लिख लेंगे। तो उसका मतलब Cr2 प्लस Cr3 प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन ईजी है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद अगला केस दे रखा है Mn3 प्लस का कॉन्फिगरेशन इफ यू राइट इट विल बी 3d4 अगेन। अब ये अगर सब्सटेंस रिड्यूस होकर Mn2 प्लस में पहुंच जाएगा तो 3d5 आ जाएगा,
ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सो Cr2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। तीसरा ऑप्शन लिखा है बोथ Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस एग्जिबिट्स D4 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही बैठ रहा है। क्या लिखा है, when Cr2 plus is used as a reducing agent the chromium ion attains D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अभी देखो अगर हमने इसको रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज किया है तो उसने कॉन्फ़िगरेशन कौन सा अचीव किया, D3, तो उसका मतलब ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, तो उसका पॉसिबल आंसर बना ABC। तो आंसर इज A, B एंड C। ठीक है, then to the next question. Next question is given, copper is purified by electrolytic refining of blister copper. The correct statement about the process is, it's given impure copper strip is used as cathode। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, इम्प्योर एनोड, क्योंकि एनोड से ऑक्सीडेशन होगा, और प्योर कैथोड लिया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, वहाँ से मेटल डिजॉल्व होकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, तो इम्प्योर मेटल एनोड और प्योर कैथोड लिया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगले केस में लिखा है एसिडिफाइड एक्वस कॉपर सल्फेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, ये सही है। प्योर कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, ये भी सही है। इम्प्योरिटी सेटल्स एट एनोड एज एन एनोड, बट ये भी सही है, तो उसका आंसर अपना BCD हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन में इम्प्योर एनोड, इम्प्योर मेटल एनोड और प्योर मेटल कैथोड होता है। यहाँ मेटल और ऐड कर लो अगर बिल्कुल सही से लिखा है, तो इम्प्योर मेटल एनोड होता है और प्योर मेटल कैथोड लिया जाता है, क्योंकि मेटल एनोड से डिजॉल्व होकर कैथोड पर डिपॉजिट होता है। दिस इज द प्रोसीजर। ओके, the next question number 36, it's given Fe3 plus is induced to Fe2 plus by using, तो देखो हमें Fe3 plus से Fe2 plus में रिड्यूस कराना है, तो उसमें देखो सारे केस में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, सॉरी H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कराना है हमें यहाँ पे। तो H2O2 की जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो बेसिक मीडियम में ज़्यादा होती है, सो H2O2 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम एज कंपेयर टू एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे अगर आप इसका रिडक्शन प्रॉपर्टी चेक करोगे तो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एक आंसर ही हो गया, और Na2O2 इन वाटर का भी मतलब हो गया H2O2 NaOH कॉम्बिनेशन, तो उसका आंसर A एंड B हो जाएगा। एसिडिक मीडियम H2O2 H2SO4 या H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दोनों मीडियम एसिडिक हो गए, तो वहाँ पे इसकी रिडक्शन प्रॉपर्टी वीक हो जाती है, तो ये Fe3 प्लस से Fe2 प्लस रिड्यूस नहीं करा पाएगा। तो H2O2 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, तो उसका जो बेस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज A एंड B। ठीक, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम in the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, delta H less than 0, PT1 is given below। तो देखो ऐसे आपको चार ग्राफ दिए हुए हैं, तो पहले यील्ड गिवन है टेम्परेचर T1 पे, the reaction is conducted at T2 where T2 is greater than T1, the percentage yield of ammonia as a function of time will be represented by, तो देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आपको पता है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर डेल्टा एच नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इससे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है, यानी इसकी फाइनल यील्ड जो है वो कम ही आएगी। बट आपको एक कॉन्सेप्ट और पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा इंक्रीज करता है किसी भी रिएक्शन के, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो मतलब स्टार्टिंग फेज में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो अमोनिया का प्रोडक्शन है वो फास्ट हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे तो रिवर्स रिएक्शन का रेट भी तेजी से बढ़ेगा, तो दोनों फाइनली जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे तो नेट यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो कम आ जाएगी। तो उसका वो वाला ग्राफ बनाना है जिसमें पहले यील्ड बढ़ेगी और फिर यील्ड घट जाएगी।
सो फर्स्ट यील्ड विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम। तो उस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो इट विल बी ऑप्शन बी। यहाँ देखो पहले यील्ड बढ़ी है और फिर कम हो गई है। समझ आया? पहले क्यों बढ़ी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा राइज करता है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो देखो ये पहले यील्ड बढ़ी और फिर देखो इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते फाइनली घट गई। तो नेट यील्ड कम आएगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है। इसलिए इनिशियली जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही यील्ड ऑफ अमोनिया हाइक हो जाएगी और फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे यील्ड घटती चली जाएगी और फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर T1 से कम यील्ड आएगी। तो उसका पॉसिबल आंसर जो लिखेंगे दैट विल बी बी अगेन। उसका पॉसिबल आंसर आएगा बी। ठीक है, ओके, समझ आ गया? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है ना, यूनिट सेल ऑफ मिनरल हैज अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स with m fraction of octahedral holes occupied by aluminum ions and n fraction of octahedral holes are occupied by magnesium ions m and n respectively। अब ये भी देखो बढ़िया सवाल था। जिसको स्पिनल अरेंजमेंट मालूम था उसको तो डायरेक्ट ही आंसर मालूम था, जिसको स्पिनल नहीं भी मालूम था वो भी सॉल्व कर सकता था, दोनों रास्ते थे। तो यहाँ पे देखो ऑक्साइड आयन तो CCP फॉर्म कर रहा है, तो उसका इफेक्टिव नंबर आपको 4 पता चल गया। ऑक्साइड आयन का CCP है तो इससे आपको इफेक्टिव नंबर 4 पता चल गया, राइट। अब इफेक्टिव नंबर 4 है और हमारे पास जो आयन्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है Al3+ आयन और एक है हमारे पास Mg2+ आयन। अब देखो चार्ज तो बैलेंस होगा डेफिनेटली, तो अगर 4 ऑक्साइड आयन है तो उसका मतलब 8 नेगेटिव चार्ज होगा। अब 8 नेगेटिव को पॉजिटिव से बैलेंस करना है तो एक मैग्नीशियम और 2 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो MgAl2O4 फॉर्मूला बनेगा, तो उसका मतलब एल्यूमिनियम की 2 यूनिट चाहिए और मैग्नीशियम की 1 यूनिट चाहिए। अब एल्यूमिनियम आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर 4 होता है, उसमें से 2 ऑक्यूपाई कराना है, तो इसका मतलब m की वैल्यू हाफ हो गई। और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 8 होता है, उसमें से 1 ऑक्यूपाई कराना है, m की वैल्यू 1/8 हो गई। तो m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/8, दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, मैच द आयनाइक स्पीशीज गिवन इन द कॉलम 1 दैट आर प्रेजेंट इन द ओर्स गिवन इन द कॉलम 2। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी आपको एक मेटलर्जी का लेक्चर शेयर किया था, अगर वो पढ़ लोगे तब तो काम ही बन जाएगा। अदरवाइज ये एनसीईआरटी के फर्स्ट टेबल जो बनी हुई है बुक में उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो आपको जितने ओर्स लिखे हैं इनके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, अगर आप इनके फॉर्मूले नहीं जानते हैं तो फिर आप आगे का कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। और उस फॉर्मूले में भी सबसे बड़ी कलाकारी है बॉक्साइट का फॉर्मूला, जो आपने अगर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा होगा तो आप ये सवाल कैसे भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मार्क करना है, और फॉर्मूले में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो बॉक्साइट ओर है। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको सही फॉर्मूला मालूम होगा, जिससे आपको पता चलेगा ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ओर है। और जब ये मैच द कॉलम आता था तब मार्किंग स्कीम +8 0 वाली होती थी, रो के हिसाब से नंबर नहीं मिलते थे। अभी करेंट टाइम में तो थोड़ा अच्छा है, रो के हिसाब से नंबर मिल जाते हैं, तो एक आध रो गलत भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलते हैं, इसमें सीधे 0 हो जाता था। तो अब सोच लो जिसने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी उसके लिए 8 नंबर का सीधा नुकसान था इस पेपर में। अब एक बार फॉर्मूले लिख गया तो अब कुछ बैलेंस मैच करना मुश्किल ही नहीं है। सबसे पहले कार्बोनेट ओर से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो कार्बोनेट ओर हमारे पास 2 हैं, सिडेराइट और कैलेमाइन एंड मैलेकाइट। सो 3 आंसर हो गए इसके, तो P, Q एंड S। सो पॉसिबल आंसर इज P, Q एंड S। उसके बाद सल्फाइड और चेक करना है तो अर्जेंटाइट है, विच इज T। उसके बाद हाइड्रोक्साइड और चेक करेंगे तो बस ये 100% गलत होना था अगर आपको बॉक्साइड का फॉर्मूला ठीक से नहीं मालूम था तो इसमें हाइड्रोक्साइड और एक तो मैलेकाइट है और एक बॉक्साइट है। इन द लास्ट फॉर्म ऑक्साइड और चेक करना था, तो ऑक्साइड और अपना बॉक्साइट आएगा। ये इसका पॉसिबल आंसर है। बाकी रूटीन सवाल है, अगर फॉर्मूले पता थे तो उसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन। देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। ये भी अच्छा सवाल है। मैंने इसके लिए भी आपको एक लेक्चर शेयर किया था, अगर आपने वो सवाल भी पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा ये भी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बस ये सीखना है कि जो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा एन सी पी डेल्टा टी या डेल्टा इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है, दैट इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप 100% ये सवाल गलत कर दोगे। ये पहले यहाँ चाहे तो लिख लो दोबारा, डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी या फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये दोनों बातें केवल किसके लिए वैलिड होती हैं? आइडियल गैस के लिए। सो वैलिड फॉर आइडियल गैस। बस ये बात जानते होगे तो फिर गलती नहीं होगी, अदरवाइज तो इस सवाल को किनारे लगाना बहुत कठिन काम था। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। तो जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है 273 डिग्री केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, सो लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो इस प्रोसेस का डेल्टा जी तो जीरो आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म देखो जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, इस प्रोसेस में क्यू जीरो होता नहीं है क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हो, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते टाइम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड होता है। सो क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू तीनों में से कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा, तो इसका आंसर केवल होगा आर एंड टी। तो मैं साइड में लिखते चल रहा हूँ, बाद में मैच करा दूंगा। इसके बाद अगले केस में लिखा है एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। तो अगर हमारे पास वैक्यूम है तो उसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और आइसोलेटेड कंडीशन है, आइसोलेटेड कंडीशन में क्यू जीरो हो जाएगा, और जब डब्ल्यू और क्यू दोनों जीरो हो जाएंगे तो सर्टेनली डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंशन कंडीशन है, एक्सपेंशन कंडीशन है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो राइज कर रही होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो राइज कर रही होगी क्योंकि एक्सपेंशन गिवन है। तो गैस का अगर एक्सपेंशन होता है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। तो उसका पॉसिबल आंसर हुआ क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू जीरो, दैट मीन्स पी, क्यू एंड एस। तीसरे सवाल में दिया हुआ, मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंडीशन इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। तो देखो फिर से आइसोलेटेड कंटेनर है तो क्यू जीरो हो गया, आइसोलेटेड कंटेनर है तो क्यू जीरो हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है, इसलिए डेल्टा यू जीरो हो गया क्योंकि फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी लगाएंगे। ये चीज़ ऑप्शन ए में नहीं लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ऑप्शन ए में इट इज वाटर कन्वर्टिंग टू सॉलिड आइस, तो इसका मतलब वहाँ एन सी वी डेल्टा टी में डेल्टा टी वाला फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, एंथैल्पी नॉन जीरो वैल्यू होगी। लेकिन अगर आइडियल गैस की मिक्सिंग कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो आइडियल गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। अब क्यू और डेल्टा यू जीरो है तो इससे पता चल जाएगा कि डब्ल्यू जीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। क्यू और डब्ल्यू दोनों जीरो है तो डब्ल्यू भी जीरो, क्यू और डेल्टा यू जीरो है तो डब्ल्यू भी जीरो आएगा। और आपको पता है मिक्सिंग ऑफ गैसेज है तो आपको पता है सोल्यूशन फॉर्मेशन, होमोजेनियस मिक्सचर होगी, सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोपी राइज करेगी। तो इस केस में एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है वो इंक्रीज करेगी। मैंने आपको आइसोथर्मल आइसोबारिक कंडीशन में मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन पूरा सॉल्व करना सिखाया हुआ, समेशन ऑफ एक्स आई एल एन ऑफ एक्स आई आ रहा था, तो उससे सिस्टम की एंट्रोपी राइज करती है। और इक्विलिब्रियम नहीं है तो डेल्टा जी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। And then the last step, it's given reversible heating of hydrogen gas at 1 atmosphere from 300 Kelvin to 600 Kelvin and followed by reversible cooling from 300 Kelvin to 1 atmosphere. तो आपको पता है कि रिवर्सिबल पाथ जो होता है वो यूनिक पाथ होता है, रिवर्सिबल पाथ जो है वो यूनिक पाथ होता है। तो जिस पाथ से आप हीटिंग करते हुए गए उसी पाथ पे कूलिंग करते हुए आ गए। तो अगर हम इसका पीवी ग्राफ देखेंगे तो आप जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ गए, क्योंकि रिवर्सिबल पाथ तो एक ही हुआ, यूनिक पाथ है।
तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रिवर्सिबल हीटिंग फ्रॉम 1 atm at 1 atm from 300 Kelvin to 600 Kelvin and followed by reversible cooling from 300 Kelvin to again 1 atmosphere again 300 Kelvin. तो अच्छा प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए लें तो और भी बढ़िया काम हो गया, फिर तो ऐसे भी नहीं लिखना है, तो यूनिक पाथ पे ऐसे ही हो गया, आप एक एंड से गए और फिर उसी रात से वापस आ गए, तो उसका जो एरिया अंडर इनक्लोज बाय द साइकिल है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एरिया बना ही नहीं इनक्लोज साइकिल का। सो एरिया इनक्लोज जीरो बनेगा, तो इससे वर्क डन जीरो आ गया। आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, और जब डब्ल्यू और डेल्टा यू जीरो होगा तो सर्टेनली क्यू भी जीरो होगा फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। और रिवर्सिबल पाथ है इसलिए थर्मोडाइनमिक हमेशा मेंटेन होगा, इसलिए डेल्टा सी जीरो होगा। और इनिशियल पाथ वो पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डेल्टा सिस्टम जीरो भी होगा। इनिशियल फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम, जितने भी स्टेट थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होती है, तो उसका डेल्टा सिस्टम भी जीरो आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे इसका आंसर बन गया पी क्यू एस टी। इसका आंसर मार्क कर लीजिए फटाफट। तो इसका आंसर अगर लिखा जाएगा तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ए का आंसर हुआ आर टी, बी का आंसर हुआ पी क्यू एंड एस, सी का आंसर हुआ पी क्यू एंड एस, और डी का आंसर हुआ पी क्यू एस एंड टी। राइट, so this completes your paper.